हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों के लिए कंटिन्यूस वीडियो लेकर आ रही हूँ। आप वीडियो को देख रहे हैं, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप वीडियोस देख रहे हैं? प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए। ओके, लास्ट वीडियो में हमने टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में FW टेलर की फंक्शनल फोरमैनशिप वाली टेक्निक स्टडी की थी। अब फंक्शनल फोरमैनशिप पहली टेक्निक थी, फर्स्ट टेक्निक थी, और उस टेक्निक में हमने देखा था कि 8 फोरमैन्स अपॉइंट करने के लिए FW टेलर रिकमेंड करते हैं। अब इसके अलावा उन्होंने और भी टेक्निक्स इशू की थी, और वो टेक्निक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से फर्स्ट जो टेक्निक है, जो सेकंड नंबर पे हमारी टेक्निक है, वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अभी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या कहता है, ये टेक्निक क्या कहती है? देखिए, ये टेक्निक कहती है इट इज़ अ टेक्निक विच differentiate between efficient and less efficient worker. It rewards the efficient worker and motivates less efficient वर्कर टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। देखिए, ये क्या कहना चाह रही है? डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम का मतलब है कि हम एफिशिएंट वर्कर को और इनएफिशिएंट वर्कर को दोनों को अलग अलग करें, दोनों को एक जैसा पेमेंट नहीं दे, रिवार्ड नहीं दे, दोनों को अलग अलग रिवार्ड दे। जो एफिशिएंट वर्कर है, जो अपना काम वर्क स्टैंडर्ड से भी अच्छा कर रहा है या स्टैंडर्ड के बराबर कर रहा है, उसको पेमेंट भी कैसा मिलना चाहिए? ऑफकोर्स अच्छा मिलना चाहिए, तभी तो वो मोटिवेट होगा। और जो पर्सन या जो वर्कर स्टैंडर्ड से कम काम कर रहा है, यानी जो इनएफिशिएंट वर्कर है, उसको पेमेंट कैसा मिलना चाहिए? लेस मिलना चाहिए। ओके, तो FW टेलर कह रहे हैं कि दोनों में डिफरेंशिएशन करो, दोनों की वेज सिस्टम कैसे कर दो? पीस वेज सिस्टम, कि जिसने जितना प्रोडक्शन किया है, जिसने जितना वर्क किया है, उसको उसी हिसाब से पेमेंट दिया जाए। ठीक है, तो क्या करें हम? इनएफिशिएंट और एफिशिएंट को अलग अलग करें, दोनों को अलग अलग करके जो इनएफिशिएंट है उसको लेस पेमेंट दे, जो एफिशिएंट है उसको मोर पेमेंट दे। इससे दोनों मोटिवेट होंगे। अब कैसे मोटिवेट होंगे? देखिए, इनएफिशिएंट को ऐसे लगेगा कि मेरे से ज़्यादा वेतन मिला है, जो मेरे से ज़्यादा सैलरी मिली है इन एफिशिएंट वर्कर को, तो एफिशिएंट वर्कर को जितनी ज़्यादा सैलरी मिली है, वो उसको देखकर अंदर ही अंदर जेलस फील करेगा, और वो सोचेगा कि नेक्स्ट टाइम से मैं भी अच्छा और एफिशिएंट वर्क करूँगा, ताकि मेरी सैलरी या वेजेस या रिवार्ड इंक्रीज हो। और एफिशिएंट वर्कर क्या सोचेगा? हाँ, वो अच्छा वर्क नहीं करता था, इसलिए उसको कम पेमेंट मिला है। अब अगर सोचिए, इनएफिशिएंट और एफिशिएंट दोनों को ही इक्वल पेमेंट मिलने लग जाए, तो जो एफिशिएंट था ना, वो भी ऐसे सोचेगा कि काम नहीं करने पर भी वही पेमेंट मिलता है, तो फिर इससे तो अच्छा है कि हम वर्क नहीं करें या एफर्ट्स नहीं करें। इसीलिए डीमोटिवेट हो जाएगा एफिशिएंट वाला। इसीलिए FW टेलर कहते हैं कि दोनों में डिफरेंशिएशन करना चाहिए। ठीक है, देखिए, इन दिस प्लान देयर आर 2 पीस वेज सिस्टम, वन फॉर दोज वर्कर्स हु प्रोड्यूस स्टैंडर्ड आउटपुट, जिन्होंने स्टैंडर्ड आउटपुट बनाया है, एंड और मोर या उससे ज़्यादा काम किया है, एंड द अदर फॉर दोज वर्कर वो प्रोड्यूस लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट, जिन्होंने स्टैंडर्ड आउटपुट से कम काम किया है। तो दोनों को अलग अलग पेमेंट देना है। अब यहाँ पर हम इस प्रिंसिपल को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जहाँ हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है क्या। देखिए, स्टैंडर्ड आउटपुट हमने फिक्स कर रखा है एक वर्कर का, पर वर्कर का, पर डे का, कि वो 100 यूनिट बना के जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट है। स्टैंडर्डाइजेशन में जब मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी स्टैंडर्डाइजेशन, कि हम पहले से स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं किसी भी वर्क से रिलेटेड। तो जब हम वर्क से रिलेटेड स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, तो वर्क बाद में होता है, पहले उसके आउटपुट के लिए हम उसके स्टैंडर्ड डिसाइड कर देते हैं। तो हमने क्या स्टैंडर्ड डिसाइड किया है कि एक वर्कर पर डे कितनी यूनिट बनाएगा? 100 यूनिट्स बनाएगा। ठीक है, अब पीस रेट जो है, वो वेजेस रेट है, वो कैसी होगी और क्या होगी वो देखिए। वेजेस रेट फर्स्ट क्या होगी? रुपीज़ पर यूनिट। जिसने 100 यूनिट बनाई है या 100 यूनिट से ज़्यादा बनाई है, उसको क्या पेमेंट मिलेगा? पर पीस, पर प्रोडक्ट उसको 4 रुपीज़ पर यूनिट मिलेगी। और दूसरी जो सेकंड वेज रेट है, वो क्या दे रखी है? 3 रुपीज़ पर यूनिट फॉर आउटपुट लेस देन 100। ठीक है, अगर उसको वो 100 यूनिट से कम बनाता है, तो उसको कितना पेमेंट मिलेगा? पर यूनिट 3 रुपीज़ मिलेगा। तो इस तरीके से एफिशिएंट और इनएफिशिएंट दोनों के लिए जो वेजेस रेट है वो अलग अलग कर दी।
एफिशिएंट को क्या मिलेगा, 4 रुपीज़ पर यूनिट मिलेगी, और इनएफिशिएंट को क्या मिलेगा, 3 रुपीज़ पर यूनिट मिलेगी। तो इस तरीके से एक वेज रेट हो गई एफिशिएंट के लिए और एक वेज रेट हो गई इनएफिशिएंट के लिए। अब देखते हैं वर्कर ए और बी में, दो हमारे पास वर्कर है यहाँ पे, दोनों वर्कर ए और बी दोनों वर्क कर रहे हैं। अब देखिए एक्शन आउटपुट क्या है उनका, उन्होंने क्या क्या काम किया। वर्कर ए ने तो एफर्ट्स किए और कितनी यूनिट बनाई, 110 यूनिट बनाई, और वर्कर बी ने क्या बनाई, 80 यूनिट्स ही बनाई। और हमारा स्टैंडर्ड से क्या था, 100 यूनिट का था। हमने स्टैंडर्ड कितने डिसाइड किए थे कि एक वर्कर एक दिन में कितने बनाएगा, 100 बनाएगा। जिसने ज़्यादा काम किया उसको क्या मिलेगा, 4 रुपीज़ के हिसाब से, और जिसने कम काम किया उसको क्या मिलेगा, 3 रुपीज़ के हिसाब से। तो वर्कर ए को तो मिलेगा 4 रुपीज़ के हिसाब से और वर्कर बी को मिलेगा 3 रुपीज़ के हिसाब से। तो अब टोटल वेजेस देखो क्या बने, 110 यूनिट इंटू 4 इक्वल्स टू 440 रुपीज़ मिलेंगी वर्कर ए को, और वर्कर बी को क्या मिलेंगे, 80 यूनिट्स प्रोड्यूस किए उसने, और 3 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से अमाउंट हो गया 240 रुपीज़। ओके, तो ये जो दोनों का वेजेस है वो अलग अलग है। देखिए सिर्फ यूनिट के बेस पर हो गया, पीस बेस सिस्टम इसको बोलते हैं कि पीस बेस सिस्टम, कि जिसने जितने पीस प्रोड्यूस किए हैं उसको उतना ही हम पेमेंट दें, यही डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम है। ठीक है, तो अब उनकी यूनिट में डिफरेंसेस कितना था, 30 यूनिट्स का डिफरेंस था कि किसने कितनी बनाई, एक ने बनाई 110 और एक ने बनाई 80, तो डिफरेंसेस कितना हो गया, 30 यूनिट्स का हो गया। और उनकी वेजेस में डिफरेंसेस कितना हो गया, 200 रुपीज़ का डिफरेंस हो गया। ये 200 रुपीज़ वर्कर ए को तो मोटिवेट करेंगे और अच्छा वर्क करने के लिए, और वर्कर बी को बताएंगे कि हाँ तुमने अच्छा नहीं किया इसलिए तुम्हें 200 रुपीज़ कम मिले हैं। तो वो और ज़्यादा वर्क करने के लिए मोटिवेट होगा ताकि वो ए तक या ए की वेजेस लेवल तक पहुंच पाए। तो यही सिस्टम बताया है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इस टेक्निक से, और बोला है कि डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम अप्लाई करो ताकि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग किया जा सके, उनके बीच में डिफरेंशिएट किया जा सके, और एफिशिएंट को हायर पेमेंट दो और इनएफिशिएंट को लोअर पेमेंट देना है हमें। चलिए अब थर्ड देखिए, थर्ड स्टडी क्या है हमारी, थर्ड टेक्निक क्या है एफ.डब्ल्यू. टेलर की। एफ.डब्ल्यू. टेलर की थर्ड टेक्निक है वर्क स्टडी। वर्क की स्टडी करनी है हमें, ठीक है, कि वर्क की स्टडी से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स उन्होंने बनाई है, और वो टेक्निक्स क्या क्या है उसे देखिए आप। देखिए सबसे पहले फटीग स्टडी, वर्क स्टडी में पहला पॉइंट है फटीग। फटीग मतलब होता है थकान, कि जब कोई ह्यूमन बीइंग वर्क करता है तो वर्क करते करते उसे क्या फील होती है, थकान फील होती है। नेचुरल बात है कि उसको थकान फील होगी ही, क्योंकि ये नेचुरल थिंग है, वर्क करते करते आदमी थकता है। अब देखिए थकान के रीजंस बहुत हो सकते हैं, पर अगर वर्क को हम डिवाइड करें तो एक तो वर्क होता है जो फिजिकली यानी बॉडी से हम करते हैं, जिसमें बॉडी की ताकत और मेहनत लगती है, और एक होता है मेंटल वर्क जिसमें दिमाग लगता है। दोनों में अलग अलग तरीके से फटीग महसूस होती है किसी भी एम्प्लॉय या वर्कर को। तो अब हमें फटीग की स्टडी करनी है, और टेलर ये कह रहे हैं कि पता लगाओ कि कौन कितनी थकान महसूस करता है और उसको कितने रेस्ट इंटरवल मिलने चाहिए, क्योंकि री एनर्जाइज्ड होने के लिए हमें वर्कर्स को क्या देना पड़ेगा, रेस्ट इंटरवल्स देने पड़ेंगे, ताकि वो वापस री एनर्जाइज्ड होकर रेस्ट करके वापस एफिशिएंट होकर वर्क कर सके एंड फुल ऑफ एनर्जी वर्क कर सके। तो उन्होंने फटीग स्टडी करने को कहा। अब फटीग स्टडी में उन्होंने कहा इट सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कि किसको कितने इंटरवल्स दिए जाए, ठीक है, और कितने टाइम पीरियड के लिए दिया जाए। अब देखिए मैंने आपको कहा दो तरीके के वर्क होते हैं, एक तो फिजिकल वर्क और एक मेंटल वर्क। मेंटल वर्क में उतनी थकान नहीं होती है, जो आदमी कंप्यूटर पे बैठा है उसे इतनी थकान नहीं होगी जितनी थकान फिजिकल वर्क करने वाले को होगी, कि कोई सामान लोड करके ला रहा है, अपने कंधे पे उठा के ला रहा है, या कोई बड़े बड़े हथौड़ों से कुछ तोड़ने का काम कर रहा है हैमर से, ठीक है।
तो उसको जल्दी थकान होगी। तो हमें ज़्यादा रेस्ट इंटरवल किसे देने हैं? मेंटल वाले को नहीं देने हैं, हमें किसे देने हैं? फिज़िकल वाले को देने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर फटीग स्टडी में ये पता लगाना है कि कितने अमाउंट में तो रेस्ट इंटरवल मिले और कितनी बार उन्हें, कितनी फ्रीक्वेंसी में उन्हें रेस्ट इंटरवल मिले। इन कंप्लीटिंग अ टास्क को कंप्लीट करने के लिए टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अदरवाइज़ वो थक जाएगा और फिर भी अगर हम उससे काम कराते रहेंगे तो वो कभी भी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए फटीग के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपको आपके इंटरेस्ट का वर्क नहीं मिलना। अगर आपको अपने मन का काम नहीं मिलता है तो आपको क्या होता है, जल्दी से थकान फील होने लग जाती है। या आपका बॉस अच्छा नहीं है, बहुत रूड है आप पे, जब देखो चिल्लाता रहता है, आपसे बिल्कुल मैनर्स से बात नहीं करता है, तब मूड ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रीज़न्स होते हैं, जैसे लॉन्ग वर्किंग आवर हो, बहुत लंबे टाइम तक हम लगातार काम करते जा रहे हैं, ये भी हमको फटीग देता है। तो फटीग के कुछ रीज़न्स है और फटीग के रीज़न्स का पता लगा करके और फिर एफडब्ल्यू टेलर ने कहा है कि हमें जितने रिक्वायर्ड है उतने अमाउंट और फ्रीक्वेंसी में रेस्ट इंटरवल देने चाहिए। ठीक है, आपके इंटरेस्ट का काम नहीं हो तो आप जल्दी से बोर और थके हुए हो जाते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ बेटा आज क्लास लगातार आपकी 2 आवर्स तक चलेगी, आप क्या कहेंगे सभी? ओह गॉड इतनी लंबी क्लास, नहीं नहीं मैम हम थक जाएंगे, मैम हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। और वहीं मैं आपको 3 आवर्स कंटिन्यू मूवी देखने के लिए कह दूँ, आप कोई भी थिएटर में 3 आवर्स मूवी देखने के बाद कभी भी थक कर नहीं आते होंगे, प्रॉमिस है मेरा। आने के बाद सभी हैप्पी बाहर निकलते हैं ना, तो ऐसे हंसी होती है चेहरे पे आपके। पर अगर आपको स्टडी के लिए कह दिया जाए 3 आवर्स के लिए तो आपका चेहरा हो जाएगा बिल्कुल उदास, रोने जैसा, और आप सब क्या कहोगे? नहीं मैम रहने दो। तो इसीलिए जब आपकी इच्छा का काम नहीं होता है, जब आपके इंटरेस्ट का वर्क नहीं होता है, तब भी आपको ज़्यादा फटीग महसूस होती है। तो टेलर कह रहे हैं कि वर्कर्स को जिस अकॉर्डिंग उनका वर्क है उस अकॉर्डिंग उनको रेस्ट इंटरवल्स देने हैं, डिसाइड करना है। नेक्स्ट देखिए अपनी टेक्निक क्या है, मेथड स्टडी। मेथड देखिए शुरू से ही एफडब्ल्यू टेलर क्या कह रहे हैं, किसी भी वर्क को करने का बेस्ट मेथड होता है और वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट वे, हमें उसका पता लगाना है। तो एफडब्ल्यू टेलर शुरू से ही ये रिकमेंड करते हैं कि हमें बेस्ट मेथड को यूज़ करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज़ टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना, एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को तो इंक्रीज़ करें और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को भी इंक्रीज़ करें और कॉस्ट को कम करें। ऐसा बेस्ट वे हमें फाइंड आउट करना है, उसी स्टडी को मेथड स्टडी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या है? टाइम स्टडी क्या है? देखिए टाइम स्टडी में क्या है, इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। ये क्या पता करता है कि किसी भी एक काम को करने में कितना टाइम लेता है, वो स्टैंडर्ड टाइम पहले से ही डिसाइड होता है। जैसे एक यूनिट को बनाने में अबाउट 30 मिनट्स लगते हैं, तो हमने ये स्टैंडर्ड पहले से डिसाइड कर दिए। ठीक है, टाइम हमने पहले से डिसाइड कर दिया। अब एक्चुअल में उसका कितना हो रहा है हमने पहले से डिसाइड कर रखा है, तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, कि हमें टोटल यूनिट कितनी बनवानी है, और अगर एक यूनिट को मैन्युफैक्चर होने में, रेडी होने में 30 मिनट्स लगते हैं, तो अगर आज हमको 100 यूनिट्स बनवानी है तो कितने मिनट्स चाहिएंगे और कितने वर्कर चाहिएंगे। तो आप नंबर ऑफ वर्कर डिसाइड करने के लिए और डिटरमाइन वेजेस एंड फ्रेम इंसेंटिव स्कीम, कि हम कितना अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हम अपॉइंट करें ताकि हम प्रॉपरली वर्क टाइमली कंप्लीट करा सके। तो यही टाइम स्टडी होती है, इसी को टाइम स्टडी कहते हैं। चलिए अब देखिए मोशन स्टडी। डी है पॉइंट है हमारा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या कहती है कि जब भी कोई एम्प्लॉय वर्क करता है तो वर्क के ड्यूरेशन में उसके कुछ मोशन होते हैं, मूवमेंट होते हैं। वो मूवमेंट क्या क्या होते हैं? देखिए एफडब्ल्यू टेलर कह रहे हैं कि 3 तरीके के मूवमेंट होते हैं, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव एंड इंसिडेंटल। ठीक है, ये 3 तरीके के क्या होते हैं? मूवमेंट होते हैं। जो वर्क करते टाइम पे वर्कर जनरली जो मूवमेंट करेगा वो प्रोडक्टिव मूवमेंट है। इंसिडेंटल मूवमेंट होते हैं जो वर्क करने के ड्यूरेशन में वर्क के लिए नेसेसरी तो नहीं होते हैं पर उसके
साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ हो जाती है तो उसे हम कहते हैं इंसिडेंटल। और थर्ड होते हैं बिल्कुल अनप्रोडक्टिव एक्शंस, मूवमेंट जो बिल्कुल ही प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते। जैसे वर्कर जब स्टोर रूम से रॉ मटेरियल लेने गया तो वो बीच में बातें करने लग गया, तो ये कौन से मूवमेंट हुए? अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हुए, ठीक है, जो प्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करते। तो हम प्रोडक्टिव मूवमेंट को और इंसिडेंटल मूवमेंट को तो कम नहीं कर सकते, पर हम अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कम कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस स्टडी से, मोशन स्टडी से, एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, चेंजिंग पोजीशंस एक्सेट्रा विच आर अंडरटेकिंग वाइल डूइंग अ जॉब। जब काम करते वक्त कितने सारे एक्शन हम करते हैं, लिफ्टिंग है, पुटिंग है, चेंजिंग पोजीशन है, ये सब एक्शन होते हैं वर्कर के, तो इसको कम किया जा सकता है, मूवमेंट को कम किया जा सकता है। मूवमेंट कम करने से एक वर्कर को थकान भी, फटीग भी कम महसूस होगी और टाइम भी कम लगेगा। सो दैट उसने कहा है कि अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी जितने भी मूवमेंट्स हैं उन्हें क्या करें, हम एलिमिनेट कर दें, हटा दें। रॉ मटेरियल को क्यों ना हम वर्कर के पास ही अवेलेबल कराएं, ताकि वर्कर्स को स्टोर रूम तक जाने में लगने वाला टाइम और बीच में वो जो अननेसेसरी की एक्टिविटीज़ करने लग जाता था, अननेसेसरी के मूवमेंट करने लग जाता था, वो चीज़ें एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये कहती है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी से थकान भी कम होगी, वर्क टाइम पे भी होगा और कॉस्ट सेव होगी। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क क्या है कि कोई भी वर्क करने से पहले एफ.डब्ल्यू. रेफ़र करते हैं कि उससे पहले रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए हमें क्या डिसाइड करना है, हमें पहले उसके स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर लेने हैं। अब वो चाहे वर्क के प्रोसेस से रिलेटेड हो, टाइम से रिलेटेड हो, मेथड से रिलेटेड हो, हमें पहले से ही स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेने हैं ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। हम स्टैंडर्ड्स अगर पहले से, जैसे हमने कहा ना कि एक वर्कर के लिए हमने ये डिसाइड कर रखा है कि 1 डे में वो 100 यूनिट बना लेगा या 1 डे में वो 10 यूनिट मैन्युफैक्चर कर लेगा, तो ये हमने स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखा है उसका कि वो कितना यूनिट मैन्युफैक्चर कर लेगा, कितने टाइम ड्यूरेशन में कर लेगा। तो इसको डिसाइड करने को हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन क्या करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है? टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल। अगर आप अपने प्रोडक्ट में एक्सीलेंस बनाए रखना चाहते हैं, क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन डिसाइड करना चाहिए। इससे आपके प्रोडक्ट यूनिफॉर्मली रहेंगे, यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। कैसे रहेगी? देखिए, एक ही टाइप के, अगर हर बार आप नया स्टैंडर्ड, नया कोई मिक्सचर बनाते हैं, नया कोई क्वालिटी डिसाइड करते हैं, तो हर बार आपका प्रोडक्ट अलग अलग तरीके का बनेगा। कभी वो गुड भी हो सकता है, कभी लो स्टैंडर्ड का भी हो सकता है। अगर आप पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि मैंने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है उसमें ये इस क्वांटिटी में ये उसके रॉ मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, तो उससे हर बार आपके प्रोडक्ट की साइज, डिज़ाइन, क्वालिटी, प्रिंट, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम आती है। तो स्टैंडर्डाइजेशन यूनिफॉर्मिटी में, प्रोडक्ट की यूनिफॉर्मिटी में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन, कि कोई वर्कर कितना काम करेगा और कोई मशीन कितना काम करेगी, इसको भी कौन डिसाइड करता है? स्टैंडर्ड इसके लिए पहले से डिसाइड हो जाते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें कि वर्कर ने एक्चुअल में क्या वर्क किया और कितना वो कर पाया, क्या वो एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है। ये चीज़ हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जब हमने पहले से उसके लिए स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखे हो। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क कहलाता है। उसके बाद देखिए आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क एम्स टू एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट हैं, तो उनकी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लाइन को हटा दिया जाए। जो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा डिज़ाइंस कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा साइजेस कर रहे हैं, जिनकी एक्चुअली में मार्केट में डिमांड है, जो हमारे कंज्यूमर को बेस्ट लगते हैं, उन्हीं का प्रोडक्शन हम करें, बाकियों को हम हटा दें, एलिमिनेट कर दें। इफेक्ट्स, इट रिजल्ट इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर,
machines and tools. Reduce inventory, fuller utilization of equipment. Third, increasing turnover. सिंप्लीफिकेशन का मतलब हुआ कि हम प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, अननेसेसरी की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हटा दें। ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी प्रोडक्ट की लाइन जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे थे और जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है उसे हटा दिया जाए, उसे बंद कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए। और प्रोडक्ट की जो एक्स्ट्रा साइजेस, एक्स्ट्रा डिज़ाइन, एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनको हटा दिया जाए। जैसे आपने देखा कि टीवी का साइज़ किसी टाइम पे बहुत बड़ा ह्यूज टीवी आता था, साइज़ पीछे से काफ़ी बड़ा आता था। अब जैसे जैसे एलईडीज़ आ गए हैं उनका साइज़ और ज़्यादा स्लिम हो गया है। तो हमने हमारे बिज़नेस में क्या किया, सिंप्लीफिकेशन किया और प्रोडक्ट की लाइन में जो एक्स्ट्रा साइजेस थे, एक्स्ट्रा पार्ट्स थे, उनको हटा करके उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ओके ये तो बेटा टेक्निक्स थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, एफडब्ल्यू टेलर की। ये सारी टेक्निक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के लिए ये 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमारा अब तक का ये आज के वीडियो में जो हमने टॉपिक क्लियर किया है उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा और आपको हेल्प करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द फोरमैन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ वर्क इज़, यानी क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए कौन सा फोरमैन रिस्पॉन्सिबल है, क्वालिटी कौन चेक करता है, ऑफ कोर्स कौन करता है, इंस्पेक्टर करता है। ओके तो कौन करता है इसकी क्वालिटी चेकिंग का काम, आपका इंस्पेक्टर करता है। तो इंस्पेक्टर इसका आंसर होगा। तो आपको इसका आंसर क्या देना है, इंस्पेक्टर इसका आंसर देना है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, रेस्ट इंटरवल्स इन जॉब आर डिसाइडेड बाय, रेस्ट इंटरवल कौन सी टेक्निक बताती है, कौन सी स्टडी बताती है कि रेस्ट कितने मिलने चाहिए, कौन बताएगा, ऑफ कोर्स फटीग स्टडी बताएगी कि जितनी थकान होती है उस अकॉर्डिंग ही उसको रेस्ट इंटरवल्स मिलने चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यूनिफॉर्मिटी इन प्रोडक्शन कैन कम बाय यूजिंग फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ टेलर, कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट की यूनिफॉर्मिटी कैसे रहेगी। मैंने अभी अभी बताया आपको कि प्रोडक्ट हर बार एक ही साइज़ में कैसे बनते हैं। आपने कभी सोप देखा है, आप जो भी सोप यूज़ करते हैं, जिस भी कंपनी की सोप यूज़ करते हैं, हर बार उसका साइज़, कलर, स्मेल एक जैसी ही क्यों आती है, रीज़न ये है कि उसके स्टैंडर्ड ऑलरेडी डिसाइडेड है, जिस वजह से ऑलवेज उसकी साइज़, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंट, डिज़ाइन सब कुछ सिमिलर आते हैं। और ये काम कौन करता है, स्टैंडर्डाइजेशन करता है। तो आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट, फंक्शनल फोरमैनशिप इज़ द एक्सटेंशन ऑफ, अब एफडब्ल्यू टेलर की टेक्निक है, एफडब्ल्यू टेलर की टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। और एक प्रिंसिपल था, आपको अगर ध्यान हो तो हेनरी फ्योल का, मैंने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल का वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी कंफर्म देख ले। तो हेनरी फ्योल के कौन से प्रिंसिपल्स को और ज़्यादा एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है ये, यानी अगर हम कहें कि ऐसी कौन सा प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का जिसको और ज़्यादा एक्सटेंशन मानती है फंक्शनल, जिसका और ज़्यादा एक्सटेंशन है फंक्शनल फोरमैनशिप, किसका है, डिवीज़न ऑफ वर्क का। क्योंकि हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, और फंक्शनल फोरमैनशिप में भी क्या कर रखा है, वर्क को कितने फॉरमैन में बांट रखा है, डिवाइड कर रखा है, 8 फोरमैन्स में डिवाइड कर रखा है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क जो प्रिंसिपल है उसी का एक्सटेंशन है फंक्शनल फोरमैनशिप, कि अगर उसमें डिवीज़न ऑफ वर्क में भी यही बात कही है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, और फंक्शनल फोरमैनशिप में भी एफडब्ल्यू टेलर क्या कहते हैं, वर्क किसी एक फोरमैन की जगह पर 8 फोरमैन्स में डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। ये आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।